नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेरेक्स ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया है उसका क्या असर पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर, और जो गिरावट हमको देखने को मिला वो गिरावट हमें देखने को क्यों मिला। नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपका मार्केट में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमको लॉन्ग टर्म में दिखता है। शॉर्ट टर्म मार्केट किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है, उसका हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट निकल के आता है लेकिन मार्केट बहुत गिर जाता है, और कभी कभी बहुत ही खराब रिपोर्ट आने के बाद ही मार्केट उस दिन बहुत अच्छा खासा हमको अपमूव दिखा देता है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा, उन्होंने रेट कट फाइनली कर दिया है। इसके पहले 11 मीटिंग्स हो चुके हैं, एमपीसी का 11 मीटिंग हो चुका है, लेकिन उनमें रेट कट के बारे में कोई बात नहीं किया गया। जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वही चल रहा था। लेकिन इस एमपीसी की मीटिंग में आपका क्या हुआ है, 25 बिप्स का यानी 0.25% का जो है रेट कट कर दिया गया है। यहाँ 1 बिप मतलब होता है 1.01%, 100 बिप्स मतलब होता है 1%। तो जो इंटरेस्ट रेट पहले 6.5% पे था, अब वो इंटरेस्ट रेट घट के 6.25% पे आ चुका है। तो हालांकि ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है, लेकिन एक शुरुआत है और एक अच्छा शुरुआत है। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट होने से कुछ नहीं होता, हमें उनके कमेंट्री को भी सुनना चाहिए कि वो उस कमेंट्री में किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर वो कमेंट्री में ऐसा बोल रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत ख़राब है, हम लोग को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद भी ये हमको जो इंडिकेशन मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा होता है। तो इस बार के जो स्पीच में इंडिकेशंस मिले हैं वो काफ़ी ठीक ठाक मिला है, और मुझे ऐसा फील होता है कि आगे और भी इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि गवर्नर ने और क्या क्या कहा। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि जो क्रेडिट है, जो आपको लोन मिलता है या किसी भी इंडस्ट्री को लोन मिलता है, वो बहुत ईजिली मिले। उनके शब्दों में अगर देखें तो उनका फोकस हमेशा ये रहता है कि ईज ऑफ क्रेडिट हो एंड दैट देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उन्होंने कहा जो क्रेडिट है वो आसानी से मिले और इसको इम्प्रूव करने के और भी बहुत ज़्यादा जगह है, यानी फ्यूचर में रेट कट और भी देखने के लिए मिल सकता है। और ये रेट कट करना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो हमको थोड़ा बहुत कमते हुए नजर आ रहा है। तो ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, और जो एस्टिमेट है इस साल का वो 6.4% के आसपास है। जबकि अगर इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है अच्छे से, तो हमें आराम से 7-8% तक का ग्रोथ रेट चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्लियरली हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका असर इन्फ्लेशन में पड़ता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और साथ ही साथ आपका जो रुपये है वो भी गिर सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, रुपीज़ भी गिर रहा है और हमारा जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन आरबीआई जो है दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उसने सोचा कि कम से कम हम इन्फ्लेशन को कम करके इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट ही कर दे। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट कट होने के साथ साथ निर्मला सीतारमण ने जो 12 लाख तक का जो टैक्स बेनिफिट दिया है मिडिल मैन को, मिडिल क्लास को, वो दोनों के दोनों मिलकर डबल बेनिफिशियरी बन रहे हैं। यानी कि इसके वजह से स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होगा, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिससे वजह से इकोनॉमी फिर से अच्छा खासा पिकअप कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब इफेक्ट लगा देखने को नहीं मिलता है। ये अगर आप आज एक्शन लेते हैं तो आपको उसका इफेक्ट दिखने में 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी लग सकता है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो नए गवर्नर है इनका स्टांस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। इनका जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहे कि हम कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर सके और कैसे हम इंटरेस्ट रेट को कम कर सके। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखेंगे तो हमको यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगा, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन बहुत कम हो चुका है, लोग कार कम खरीद रहे हैं। ऑफकोर्स जो हाई एंड की कार से वो तो बिक रहा है, लेकिन जो लो एंड के कार है, जो बाइक से, 2 व्हीलर है, वो बहुत कम बिक रहा है। तो इंडिया में जो मेन थीम जो है कंजम्पशन का, अगर वही काम नहीं करेगा तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट आते हैं बाहर के कंट्री से वो आना बंद हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एफआईज कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। तो ये जो स्टेप उठाया है आरबीआई ने, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, वेलकमिंग स्टेप है। अब हमको देखते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में अगर एक और 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट हो जाता है तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा। बैंक्स को, इंडस्ट्रीज़ को सस्ते पे लोन मिलेगा और ज़्यादा लोग उस लोन को लेके यूज़ कर पाएंगे अपने अलग अलग कामों के लिए। वहीं पे एक जो मेन अनसर्टेनिटी बना हुआ है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है वो है ट्रम्प का पागलपन। अब ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने तब से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैरिफ लगा ही रहे हैं, हर इकोनॉमी के साथ वो पंगा करने में लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरे जो वर्ल्ड का मार्केट है उनमें थोड़ा अनसर्टेनिटी बन जाता है, और स्टॉक मार्केट को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई भी चीज़ अनसर्टेन हो। अगर ये बात पता है कि इकोनॉमी खराब करने वाली है तो वो भी स्टॉक मार्केट झेल जाएगा, उसको फैक्टर इन कर लेगा। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा करने वाली है और ये लोगों को पता है तो वो भी झेल जाएगी। लेकिन अनसर्टेनिटी मतलब आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता, इस चीज़ को झेल नहीं पाती, और इसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है। और वही हमको सेम यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहा है।
तो जो ट्रम्प का जो यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया है, तो मुझे लगता है कि इस 6 महीने में 1 साल का जो मार्केट रहेगा वो काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन जब जब आपको कोई अच्छा स्टॉक्स, कोई अच्छा इंडेक्स सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता है तो उसको वहाँ पे ऐड करना कोई भी नुकसानदायक आपको नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप फंडामेंटल्स को देख के पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं अगर पर्सनल अपने बारे में बोलूँ तो मैं बैंकिंग स्टॉक्स को और निफ्टी 50 का जो ETF है उसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, उसको धीरे धीरे करके हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में ऐसा कुछ ETF या ऐसा कोई स्टॉक है जो काफ़ी सस्ता हो चुका है जिसको हम धीरे धीरे बाय कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताइए ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।